टॉपिक है वो है इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोत। मानव विकास क्रम जिस तरीके से आगे बढ़ा और जो भी विकास हुआ उसकी तमाम जानकारियों में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन अगर कोई है तो वो है पुरातात्विक स्रोत। आज बात करेंगे इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों पर। तो सबसे पहले उत्खनन से प्राप्त अवशेष इसमें आते हैं। उत्खनन से प्राप्त अवशेष वो होते हैं जो पुरातत्वविदों द्वारा जमीन की स्तरबद्ध तरीके से खुदाई करके जमींदोज यानी जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। इनमें कई तरह के औजार हो सकते हैं, हड्डियां हो सकती है, बर्तन हो सकते हैं और भी कई पुरानी सामग्रियां इसमें आती है, मूर्तियां वगैरह सब इसमें आती है। फिर अगर बात करें भारत की 4 प्रमुख मृदभांड संस्कृतियों की, क्योंकि मृदभांड, मृद यानी मिट्टी, मिट्टी के बर्तन जो जमींदोज काफी थे और वो निकले, तो उस आधार पर प्राचीन भारत की 4 मृदभांड संस्कृतियां थी। उसमें सबसे पहली है गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति, दूसरी है काली व लाल मृदभांड संस्कृति, तीसरी है चित्रित स्लेटी रंग की मृदभांड संस्कृति, चौथी है उत्तरी काली चमकीली। उत्तरी काली चमकीली परंपरा, इसको कृष्ण मार्जित भी कहते हैं। कृष्ण मतलब काला और मार्जित यानी चमकीला, तो इस तरीके से उत्तरी काली चमकीली या कृष्ण मार्जित परंपरा जो है, ये 4 तरीके की मृदभांड संस्कृतियां जो है भारत के अंदर प्राचीन इतिहास की जानकारी देती है। फिर बात करेंगे अभिलेख की। तो सबसे पहले अभिलेख की अगर बात करें तो अभिलेख होता क्या है? किसी भी कठोर या सख्त सतह पर गुदा हुआ जो लेख होता है वो अभिलेख कहलाता है। सतह कठोर होती है, उस पर गुदा हुआ या लिखा हुआ वो है अभिलेख। अब अभिलेखों के प्रकार की बात करें तो अभिलेखों के प्रकार में अभिलेखों के 5 प्रकार हैं। सबसे पहला शिलालेख। शिलालेख में अभिलेख शिला पर लिखा हुआ होगा, वो हुआ अभिलेख शिलालेख। फिर है स्तंभ लेख, ये आपने सुना होगा अशोक का स्तंभ लेख। स्तंभ अभिलेखों में अशोक के स्तंभ अभिलेख सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। स्तंभ लेख का मतलब हुआ जो किसी स्तंभ या पिलर पर लिखा होता है। गुहा लेख, गुहा मींस गुफाएं, गुफाओं के अंदर जो लेख मिले। मूर्ति लेख, जिसमें मूर्ति साथ में होती है, मूर्ति पर कोई लेखन किया गया है, वो मूर्ति लेख हुआ। ताम्र पत्र लेख, तांबे के पत्र पर यानी ताम्र पत्र पर जो लिखा हुआ है वो हुआ ताम्र पत्र लेख। अब अगर बात करें अभिलेखों का महत्व क्या है, देखिए अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि शासक की रुचियां, शासक का काल, तिथि युक्त होना, समसामयिक होना, ये सारे के सारे अभिलेख की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। फिर सबसे बड़ी विशेषता, अभिलेख में स्थान सीमित होता है और स्थान सीमित होने की वजह से इसमें जो जानकारी होती है वो बहुत ही लिमिटेड जानकारी होती है, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात होती है इसमें और सीधी जानकारी दी जाती है। तो इसीलिए एक महत्वपूर्ण घटक है ये अभिलेख का। फिर अगर बात करें कि एक उदाहरण है, ये मैंने एक उदाहरण दिया है, जैसे कि मान सकते हैं ये एक मूर्ति लेख का उदाहरण मैंने दिया है। ये जो तीर के निशान आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है और देखिए ये अभिलेख में तीर का निशान है जो मूर्ति समझे। मूर्ति के ऊपर देखिए ये भाग खाली है, ये शीर्ष भाग है, यहाँ कुछ जानकारी होगी। फिर मूर्ति के नीचे जो आपको जो स्थान दिखाई दे रहा है ये अधोभाग कहलाता है, यानी नीचे का स्थान। दोनों स्थानों पर जानकारियां हैं और इसके बीच में मूर्ति लगी है। यहाँ पर तिथि होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है मूर्ति किससे रिलेटेड है और कब की है वो यहाँ पर लिखी हुई होगी, जानकारी होगी। अब अगर अभिलेख के उदाहरण की बात करें तो जैसे अशोक के अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी के नासिक अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख और प्रभावती गुप्त का ताम्रपत्र लेख। हम इतिहास की जानकारी के पुरातात्विक स्रोतों की बात कर रहे थे। पूर्व में हमने उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष है उन पर बात की थी, फिर बात की थी अभिलेखों पर। अभी हम बात करेंगे तीसरा जो पॉइंट है सिक्के और मुद्राएं। देखिए सिक्का और मुद्रा अपने आप में ऐसी स्थिति है जिसको देखते ही पता चल जाता है और इससे जो जानकारी मिलती है, नाम, तिथि, चित्र, वंश परंपरा, धर्म, कला, रुचि और गौरवपूर्ण कार्य। रुचि और गौरवपूर्ण कार्य ऐसा है कि शासक की रुचि और गौरवपूर्ण कार्य शासक का भी हो सकता है या समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का भी हो सकता है, ठीक है। और किसी विशेष अवसर पर जो मुद्रा या सिक्का जारी होता है उसके बारे में भी उसमें जानकारी मिलती है। फिर स्मारक व भवन। स्मारक व भवन की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है भूमि के ऊपर या भूगर्भ से जैसे भी मिला हो स्मारक या भवन कैसा भी हो उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अंदर जैसे चैत्र आते हैं, विहार आते हैं, मठ आते हैं, मंदिर, राजप्रसाद और दुर्ग, इन सब से देखते ही जानकारी मिलती है तत्कालीन समय में किस तरह की कला रही होगी। कला से मतलब शिल्प कला कैसी रही होगी और आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी। अब यहाँ पर एक चीज महत्वपूर्ण है, चैत्र और विहार। देखिए चैत्र जो होता है वो बौद्ध भिक्षुओं के उपासना का स्थल है और विहार जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के निवास करने का स्थान है। मंदिर में समझते ही हैं, दुर्ग में कोई दिक्कत नहीं।
फिर पांचवा पॉइंट जो है मूर्तियां, शैल चित्रकला व अन्य कलाकृतियां। ये वही है, उत्खनन के अंदर जो मूर्तियां प्राप्त होती है। शैल चित्रकला यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानव ने, आपको पता है, शैलाश्रय, शैलाश्रय का मतलब है मानव ने अपने शुरुआती समय में गुफाओं के अंदर आश्रय लिया था, और वहां पर मानव ने जैसे जैसे अपना विकास किया, उसने कला को समझना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसने गुफाओं के अंदर जो है अपने कला का प्रदर्शन किया। उसने कई सारे चित्र बनाए, जैसे इसका उदाहरण है अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, भीमबेटका है, ये इसके उदाहरण हैं। अब अगर बात करें पुरातात्विक सामग्री से प्राप्त जानकारियां, पुरातात्विक सामग्री से कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त की जा सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारी तो मिलती है। इसके अलावा तिथि क्रम निर्धारण में ये बहुत महत्वपूर्ण है। शासकों की रुचियां पता चलती है, व्यापार कैसा था ये पता चलता है, साम्राज्य और सीमाओं का भी ज्ञान इससे होता है।